नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं जी। हमारे पास हैं कुरु वंश उद्भव से महाजनपद तक और कुरु वंश जन्म और महाजनपद के कुछ अंश। हाँ, तो इनके आधार पर हम कुरु वंश की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे समझने की कि ये कुरु आखिर थे कौन, उनका असर कितना था और महाभारत से उनका क्या नाता है। तो चलिए कुरु से ही शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि वो कुरु वंश के प्रथम पुरुष थे। जी, प्रथम पुरुष और बड़े प्रतापी और तेजस्वी राजा भी कहा गया है। हाँ, और पांडव और कौरव जिनके बारे में हम सब जानते हैं वो इसी वंश के थे। पर उनकी अपनी शुरुआत कैसे हुई, कुरु की? देखिए, उनकी जन्म कथा भी काफी रोचक बताई गई है। उनके पिता थे राजा संवरण, हस्तिनापुर के राजा। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वो वेदों के अच्छे ज्ञाता थे और सूर्य देव के बड़े उपासक थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। इतने बड़े उपासक की कहते हैं सूर्य की उपासना किए बिना जल भी नहीं पीते थे। बिल्कुल। और फिर वो कहानी आती है शिकार वाली। हाँ, कि शिकार के दौरान उन्हें हिम पर्वत पर सूर्य देव की पुत्री मिली, ताप्ती। जी, ताप्ती, और वो अत्यंत सुंदर युवती थी, ऐसा वर्णन है। और राजा संवरण तो बस मोहित हो गए, पर ताप्ती ने कहा कि पिता सूर्यदेव की अनुमति चाहिए विवाह के लिए। सही बात है। तो फिर राजा संवरण ने सूर्यदेव की कठिन तपस्या की। अच्छा, तपस्या की उन्होंने? हाँ, तपस्या की, सूर्यदेव को प्रसन्न किया और तब जाकर ताप्ती से उनका विवाह हुआ। और कुरु इन्हीं दोनों के पुत्र थे। जी, तो इस तरह से इस वंश की शुरुआत ही अब देखिए एक दैवीय संबंध से जुड़ी हुई बताई जाती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो इसका मतलब कुरु सिर्फ एक पौराणिक नाम ही नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक था कुरु महाजनपद। और उसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा? हाँ, उन्हीं के नाम पर। इसका इलाका आजकल के हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है उसके आसपास बताया गया है। और राजधानी शायद हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ? हाँ, संभवतः हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ ही राजधानी रही होगी। ठीक है। और देखिए, यहाँ एक और बड़ा दावा भी है। क्या? स्रोत कहते हैं कि कुरु एक चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा मतलब जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपना साम्राज्य फैलाया। उन्हें प्राचीन विश्व के सर्वाधिक विशाल साम्राज्य को नए आयाम देने वाले राजा कहा गया है। अरे वाह, विश्व स्तर पर! ये बात तो शायद बहुत से लोगों को चौंकाएगी जो कुरु वंश को सिर्फ महाभारत से जोड़ते हैं। बिल्कुल, ये दावा काफी बड़ा है। और स्रोत एक अजमेर साम्राज्य का भी जिक्र करते हैं। ये क्या है? हाँ, ये भी एक बहुत ही रोचक बात है। कहा गया है कि कुरु ने ईरान का मेड़ साम्राज्य अपने ससुर अस्त्यागस से हासिल किया था। ईरान का साम्राज्य? जी, और फिर उसका नाम बदलकर अजमेर साम्राज्य रख दिया। और इस साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक थीं? मिस्र, लीबिया और ग्रीक तक। क्या बात है! भारत से लेकर मिस्र और ग्रीस तक? जी, ऐसा इन स्रोतों में दावा किया गया है। अगर ये सच है तो कुरु सिर्फ एक पूर्वज नहीं बल्कि एक तरह के विश्व विजेता थे। अब ये नजरिया इन स्रोतों में तो मिलता है, पर ये जो स्थापित ऐतिहासिक मान्यताएं हैं उनसे काफी अलग हो सकता है। सही बात है। तो सवाल उठता है कि इन दावों को कैसे देखा जाए। चलिए एक नजर जरा वंशावली पर भी डाल लेते हैं। ये चंद्रवंशी कहे जाते हैं ना? हाँ, चंद्रवंशी जिनका वंश चंद्रमा से शुरू हुआ माना जाता है। इसमें पुरुरवा, इलिन, फिर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। हाँ, भरत, जिनके नाम पर देश का नाम होने की बात भी कहते हैं। जी, भरत के बाद हस्ती हुए, जिनके नाम पर शायद हस्तिनापुर बसा, फिर अजमेर, और उनके बाद कुरु के पिता संवरण। और संवरण और ताप्ती के पुत्र हुए कुरु। जी, जिनके नाम से ये वंश कुरु वंश कहलाया। और कुरु के बाद वंश में प्रतीप हुए। प्रतीप के 3 बेटे थे, देवापी, बाहलिक और शांतनु। अच्छा, ये तो महाभारत वाले शांतनु हैं। पर राजा वो बने जबकि वो सबसे छोटे थे। हाँ, क्योंकि जो बड़े पुत्र थे देवापी, वो तो युवावस्था में ही तपस्या करने वन चले गए। अच्छा। और जो मझले पुत्र थे बाहलिक, वो अपने मामा के राज्य का विस्तार करने में लग गए थे, तो राजगद्दी शांतनु को मिली। ठीक है। और शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ, जिनसे देवव्रत हुए। हाँ, देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, जिनकी वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा। तो उनका वंश तो आगे नहीं बढ़ा? नहीं। और फिर शांतनु की दूसरी पत्नी हुई सत्यवती। जी, सत्यवती। उनसे भी 2 पुत्र हुए,
चित्रांगद और विचित्र वीर्य। हाँ, पर वो दोनों भी निसंतान ही चल बसे। तो इसका मतलब हस्तिनापुर की जो मुख्य शाखा थी वो एक तरह से यहीं खत्म हो गई। इन स्रोतों के हिसाब से तो हाँ, कुरु के हस्तिनापुर वाली जो मुख्य शाखा थी वो एक तरह से डूब गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी बताते हैं कि कुरु वंश की दूसरी शाखाओं ने मगध पर राज किया। मगध पर? अच्छा, और तीसरी शाखा ने ईरान पर। ईरान पर भी? तो मतलब कुरु वंश का प्रभाव सिर्फ हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र तक ही नहीं था। ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव कहीं ज्यादा व्यापक था, जो महाभारत युद्ध की कहानी से कहीं आगे तक फैला हुआ था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये स्रोत कुरु को एक तरह से संस्थापक पिता के रूप में दिखा रहे हैं। बिल्कुल। जिनका संबंध दैवीय उत्पत्ति से है, जिनके नाम पर एक प्रमुख महाजनपद बना और जिनके बारे में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाने का दावा भी किया गया है। हाँ, और यही वंश फिर आगे चलकर महाभारत के केंद्रीय पात्रों कौरवों और पांडवों तक पहुंचता है। ये वाकई इन प्राचीन कथाओं की जटिलता को दिखाता है। सही कहा। इसमें पौराणिक कथाएं हैं, वंशावली है और इतिहास के कह सकते हैं बड़े बड़े दावे भी हैं। सब आपस में गुथे हुए हैं। खासकर वो अजमेर साम्राज्य वाला जिक्र और उसकी सीमाएं। हाँ, वो खास तौर पर ध्यान खींचता है और सोचने पर मजबूर करता है कि इसकी तुलना बाकी ऐतिहासिक स्रोतों से कैसे की जाए। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी। अगर गुरु के साम्राज्य के ईरान और उससे भी आगे मतलब मिस्र और ग्रीस तक विस्तार वाली बात में थोड़ी भी सच्चाई हो, तो ये प्राचीन भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच के संबंधों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है, खासकर उस समय के लिए जिसके बारे में हमारी स्थापित जानकारी शायद उतनी नहीं है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और सोचने लायक बात है।